और क्या आपके पास में हाउ इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेम कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो आप इको आर1 का एग्जांपल देके बता दोगे, 2024 का सवाल है। कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको आर1 सेम सवाल है। इको आर1 का हम देखते हैं तो ई रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम एस्चेरिचिया को, नेक्स्ट टू वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज नेम कोलाई। नॉन ट्रांसफॉर्मेड सेल जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, ये तो सारी सारी मर जाएगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेड सर्वाइव करेगी। अब इस ट्रांसफॉर्मेड में भी हमें देखना है कि ऐसे कौन से सेल है जिनमें आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो आप इसको टेट्रासेलन प्लेट पे ड्रॉ कराया। टेट्रासेलन प्लेट का एग्जाम क्वेश्चन दिया था 2024 के अंदर में, आपको 1 दिया है जीन फॉर टेट्रासेलन एम्पिसिलिन है। टेट्रासेलन वाले में आपने आपका रिकॉम्बिनेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर दिया है, तो टेट्रासेलन वाला डिस्टर्ब हो गया है। 5 कॉलोनीज थी हमारी, इनको जब आपने टेट्रासेलन पे ग्रो करा तो फोर्थ वाली कॉलोनी गायब हो गई। तो ऑब्वियसली फोर्थ वाली कॉलोनी कौन सी है, हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। टेक्नोलॉजी वाली यूनिट 12 मार्क्स की आती है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर में। इसमें हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में हम उन टेक्निक्स की बात करते हैं जहाँ पे हम ऐसे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बना रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल है। ये कोई आज की ही बात नहीं है, पहले से ही पुराने ज़माने से ही जो कर्ड बनाई जाती है, ब्रेड, वाइन, ये जो माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही एक ग्रुप होते हैं। मॉडर्न व्यू में हम देखते हैं किस तरीके से डीएनए वैक्सीन बनाई जा रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ऐसे कपल्स जो बच्चा नहीं कर पाते उनको कंसीव करने के अंदर हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मॉडर्न व्यू आ गया बायोटेक्नोलॉजी का। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि जब आप नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, उनके पार्ट्स को, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को, इन सबको इंटीग्रेट करते हो और ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हो जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होते हैं, तो वही बायोटेक्नोलॉजी होती है। अब बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक हमारे पास में 2 कोर टेक्निक्स होती है, एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं डीएनए या आरएनए को ऑल्टर करते हैं। एंड देन हमारे पास में सेकंड आता है हार्डवेयर जो कि है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमारे पास में वो हो जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करा है लार्ज स्केल पे, उससे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। और ये सब किस में होता है, बायोरिएक्टर के अंदर में होता है, जहाँ हम उसको स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। अब हमारे पास में आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको ऑलरेडी ही पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेके आता है, नए जेनेटिक सेटअप लेके आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जबकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास में होता है। अब जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिसेस थी हमारे पास में, उसमें कुछ ऐसे जीन्स भी आ जाते थे जो कि अनडिज़ायरेबल जीन्स होते थे, तो ये उसका एक ड्रॉबैक था। अब हमारे पास में जो मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीन्स ही लेकर के आते हो जो कि आपके लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। हम ऐसे जीन्स को लाएंगे ही नहीं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करते हो, जीन क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हो, जीन ट्रांसफर हमारे पास में आता है। अब इसके लिए आपके पास में ज़रूरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस होना हमारे पास में। अगर हम डीएनए को, जो एलियन डीएनए उसको हमने जब इंटीग्रेट करते हैं और रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा, डीएनए लॉस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्रोजेनी को पास ऑन नहीं होगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। जबकि वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसके पास में होगा तो वो क्या करेगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट के डीएनए के साथ में, क्लोन करेगा एंड प्रोजेनी के अंदर में पास होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास में नेसेसिटी होता है, रिक्वायरमेंट होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन पीस ऑफ डीएनए को जब हम ओरी साइट के साथ में लिंक कर देते हैं तो वो रेप्लिकेट कर पाता है, मल्टीप्लाई कर पाता है होस्ट के अंदर में, प्रोजेनी के अंदर में ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग भी कहते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज बनती है टेम्पलेट डीएनए की। अब आपके पास में आता है सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया था, किसने करा था, हमारे पास में आता है स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने क्या करा था, साल्मोनेला टाइफीमिरम नाम का बैक्टीरिया था, इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इन्होंने ले लिया। इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को एक नेटिव प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में इन्होंने क्या करा, कंबाइन करा एंड देन इनको लाइगेज की मदद से ज्वाइन करके इन्होंने इसको होस्ट सेल के अंदर में ट्रांसफर करा। वो होस्ट सेल क्या थी हमारे पास में, इकोलाई थी। जब इकोलाई सेल डिवाइड होती है तो वो इसकी कॉपीज बना लेती है और ये क्या हो गया, हमारे पास में जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो प्रोजेनी के अंदर में क्या हो गया, पास ऑन हो गया है, और जिनके अंदर में क्या होंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ जाता है। तो जो आपके पास में नेचुरल इकोलाई बैक्टीरिया था उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं था, बट आपके इस प्रोसेस के बाद में जो इकोलाई सेल्स आई है इनके इस पास में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है सबके पास में। यही लाइन्स यहाँ पे आपके पास में रिटर्न है नीचे, ठीक है। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं हमारे पास में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, जो केची की तरह काटने का काम करती है। जोड़ने का काम कौन करता है, आता है हमारे पास में डीएनए लाइगेज जो एक ग्लू का काम करता है। वेक्टर्स जो होते हैं डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि आपके घर में पार्सल आते हैं अमेजोन वगैरह से, तो वो जो गाड़ियां हैं उसको हम वेक्टर की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, एक डिलीवरी सिस्टम है जिसको पहुंचाने का काम करेगा। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म वो फैक्ट्री है जहाँ पे हम लार्ज स्केल में क्या करेंगे, ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं। अब डीएनए
लाइगेज का फंक्शन क्या होता है 2022 में पूछा था आपसे। 2020 के अंदर आपसे पूछा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल क्या होता है, लाइगेज का रोल क्या होता है, ये 3 मार्क का सवाल पूछा था। तो आप बता सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो कट करते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंड प्लाज्मिड को, एंड लाइगेज वो होते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ में ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास में 3 बेसिक स्टेप्स आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। सबसे पहले आप डीएनए को आइडेंटिफाई करोगे जिसमें डिजायरेबल हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं, देन उस डीएनए को आप होस्ट के अंदर में इंट्रोड्यूस करोगे। उसके लिए आपको उसको पहले वेक्टर के साथ में कंबाइन करना पड़ेगा। देन होस्ट के अंदर जब इंट्रोड्यूस हो गया है तो वो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करना चाहिए, प्रोजेनिक के अंदर में ट्रांसफर होना चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, जब वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में लिंक हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। अगर ओरी साइड के साथ में लिंक नहीं होगा तो वो क्या होगा, प्रोजेनी में पास ऑन नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्या क्या टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो टूल्स में आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या थे अपने पास में, सिजर्स थी, लाइगेज ग्लू था, वेक्टर्स व्हीकल्स थे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं, उनको एक्सटेंशन का काम करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म आपकी वो फैक्ट्री होगी जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाते हो। सबसे पहला आता है आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 1963 में आपके पास में 2 एंजाइम्स आइसोलेट किए गए थे जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर में, और वो 2 एंजाइम्स का नाम था डीएनए मिथाइलेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के अंदर में, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को कट करने का काम करता है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ऑब्टेन किया गया था वो था HIND2। ये HIND2 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करता है। ओवरऑल 230 स्ट्रेन्स थी हमारे पास बैक्टीरिया की, इसमें से अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम आइसोलेट कर चुके हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर अगर आप देखते हो तो नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, ई को R1 का हम देखते हैं तो ई रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम एस्चेरिचिया को, नेक्स्ट 2 वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज नेम कोलाई, आर रिप्रेजेंट करता है जिस स्ट्रेन से उसको ऑब्टेन करा है RY13, एंड 1 ऑर्डर है जिस ऑर्डर में इस स्ट्रेन से हमने एंजाइम को ऑब्टेन करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो अभी तक आपके एग्जाम के अंदर में आए हैं। क्या था, इको R1 सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। नेमिंग कन्वेंशन जो मैंने नीचे बताया है आपको किस तरीके से नेमिंग होता है, इस पर आपका सवाल पूछ लिया कि नेम कन्वेंशन किस तरीके से होता है। रिकॉग्निशन साइट क्या है, अभी अपन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। GAATTC होती है। क्लीवेज साइट क्या होता है, G and A के बीच में क्या करता है, क्लीव करता है अपने पास में। तो आपको क्लीवेज साइट बता देनी है कि G and A के बीच में क्लीव करता है। रिकॉग्निशन साइट क्या है, GAATTC होता है। अब ये पूछता है ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, ये हम अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर रीड करने वाले हैं। और क्या आपके पास में, हाउ इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नेम कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो आप इको R1 का एग्जांपल देके बता दोगे, 2024 का सवाल है। कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको R1 सेम सवाल, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन शो एक्शन ऑफ इको R1। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे किस तरीके से वो कट करता है। और क्या पूछा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर सीक्वेंस। कितने बेस पेयर का होता है, हमने देख लिया है 6 बेस पेयर का होता है ना। तो देखो साथ साथ में आपके सारे सवाल भी कंप्लीट होते जा रहे हैं जो यहाँ से बन सकते हैं या अभी तक बने हैं, वो सब हमने देख लिए हैं। अब आपके पास में मॉलिक्यूलर सिजर्स किसको कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर सिजर्स हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। एंड ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो एंड्स पे कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक पोजीशन डीएनए के अंदर होती हैं वहाँ पे हमारे कट लगाते हैं। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पे कट लगाते हैं उनको आप कहते हो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो आप जब रीड करते हो ये वाला 5 प्राइम एंड है, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। जब आप एक स्टैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करते हो तो सीक्वेंस क्या है, GAATTC। दूसरे स्टैंड पे भी जब आप 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करो तो सीक्वेंस जब सेम होता है उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एंड देन उसको कट करता है। एकदम सेंटर में कट नहीं करता है, सेंटर से थोड़ा दूर कट करता है वहाँ पे हमारे पास में। और जब ये कट करता है तो हमारे पास में क्या रहेंगे, सेंटर से थोड़ा दूर कट करेगा सेम 2 ऑपोजिट बेसिस में से, इधर G और A के बीच में कट करा है तो इधर भी G और A के बीच में ही कट करता है। तो हमेशा एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एंड के अंदर में बच जाता है हमारे पास में। इस तरीके से एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन आपके पास में बच जाता है। इन ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को लटकते हुए स्ट्रेचेस को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये स्टिकी एंड्स जरूरी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। जब हम एंजाइम डीएनए लाइगेज को लेकर आते हैं तो जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो ये जो स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये फैसिलिटेट करेगा कि वो आपस में ज्वाइन हो जाए। इसलिए फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को हम हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करते हैं ताकि उनके स्टिकी एंड्स इनमें जनरेट हो पाए। सेम स्टिकी एंड जनरेट होंगे तो लाइगेज इनको आसानी से ज्वाइन करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। तो ये गोल्डन रूल है
टीचर्स नोट है, यू मस्ट यूज द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर बोथ द कट्स फॉर कटिंग सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए. दिस ensures that the DNA fragment from both the sources possess identical complementary sticky end. तो identical complementary sticky end के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही आप इनको क्या करते हो, कट लगाते हो. ठीक है, अभी इतना सब जो मैंने देखा है इसमें से आप चलो सारे सवाल हम देख लेते हैं. ये वाला एक और बता देती हूँ आपको, जब जी और ए में इधर भी कट कर रहा है, इधर भी जी एंड ए के बीच में कट लगाता है, तो आप देखोगे ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से कट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, एंड ये कट हो गया है. अब इसको कट होके हम इधर नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास में ये वाला पोर्शन आ गया. पास में ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है. सेम इधर भी आपने कट लगाया, इधर वेक्टर के अंदर भी, तो आपने इधर कट लगा दिया वेक्टर में, जी एन ए के बीच के अंदर में इधर कट लगाया, तो आपके पास में इस तरीके से ये आपके पास में आ गया है. तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री होने से दोनों आपस के अंदर में ज्वाइन हो जाते हैं. यही डायग्राम तुमसे पिछले पेज पे बोर्ड एग्जाम के अंदर में पूछा था आपको. 2024 में बोला राइट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन शो द एक्शन ऑफ इको आर1 ऑन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो इसलिए तुम्हें ये बनाना आना ज़रूरी होता है. एक बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे किस तरीके से बनाना है. अब इस पर देखो और सवाल आया. इतना बड़ा आपको पैसेज दे दिया है पूरा, जिसको देख के आप लोग घबरा जाते हो कि BAM-H1 और ALU1 ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं है. इसके अंदर ओवरऑल तुमको पूछना चाह रहा है BAM-H1 का पहले इतना लंबा चौड़ा दिया कि BAM-H1 कट कर रहा है इस सीक्वेंस को, ALU1 कट कर रहा है AGCT सीक्वेंस को. अब इसने आपसे पूछा ये जो कट करता है ALU1 GNC के बीच में कट लगाता है. इसने पूछा अगर ALU1 को हम यूज़ करते हैं इस DNA स्ट्रैंड को कट करने के लिए तो कितने फ्रेगमेंट जनरेट होंगे. तो सबसे पहले आप देखो AGCT सीक्वेंस इसमें कहाँ आ रहा है. तो यहाँ पे आया पहला AGCT, इधर भी आया एंड इधर भी आ गया अपने पास में. तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हुआ. अगेन आगे मूव करें AGCT, इधर से रीड करा AGCT, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आ गया. पहला कट इधर लगेगा, इसके भी सामने इधर CNG के बीच में कट लगा, सेकंड कट इधर लगेगा. अब जब आपने इसको देखा तो आपके पास में कितने स्ट्रैंड आ गए. यहाँ तक अपना पहला स्ट्रैंड आ गया, इधर से हमारे पास में हमारा दूसरा स्ट्रैंड आ गया, ये आ गया हमारे पास में हमारा तीसरा स्ट्रैंड. तो यही हमारे पास में कितने स्ट्रैंड्स आ गए अगर आप देखते हो तो आपके पास में ओवरऑल पूछा है कितने स्ट्रैंड्स फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे. तो 3 फ्रेगमेंट्स हमारे पास में फॉर्म होंगे. इन सबका सीक्वेंस आप लिख के बता देना किस तरीके से होगा. अब ये पूछ रहा है अगर 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स BAM-H1 ALU1, इसको आपने पहले कट करा, ALU1 से भी पूछ रहा है आपके पास में आप दूसरा कट किससे लगाओगे, BAM-H1 या ALU1 से लगाओगे. ठीक है, गिवन सेम डीएनए स्ट्रैंड पे. टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है. तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करते हैं, तो हम ALU1 से ही कट करेंगे. ठीक है, अब ये बोल रहा है आफ्टर बाइंडिंग टू द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वेयर स्पेसिफिकली डज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. तो कहाँ कट करता है, ये कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन. बाइंड होने के बाद में शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर में कट लगाता है. एंड वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. राइट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट रिकॉग्नाइज बाय इको आर1 GAATTC वाला सीक्वेंस आप लिख दोगे. पूरा लिखना है आपको, है ना, GAATTC वाला सीक्वेंस. ओके, और क्या सवाल आया हमारे पास में. मॉलिक्यूलर सिस्टम वाला हम देख चुके हैं, ये को 2023 का आया. एक आपको सीक्वेंस दे दिया गया है, बोला है PST1 इसको कट कर रहा है. ठीक है, और बता दिया है GNA के बीच में इधर कट कर रहा है, इधर भी GNA के बीच में कट कर रहा है. आपको बोला रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट आपको बताना है. बहुत ही आसान सा सवाल है ये. तो GNA के बीच में यहाँ पे कट करा और एक कट इधर लगाया, तो ये फ्रेगमेंट आ गया आपके पास में. अब आप देख लो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे आता है हमारे पास में. ये किधर गिवन है आपको, GCT GCA ये आ गया. दूसरा फ्रेगमेंट क्या है, ये वाला GCTGCA, ये वाला आ गया. ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है ना. आसान, बट आप एक बार डायग्राम वगैरह बना के देखोगे, आपको फ्रेगमेंट जनरेट करना आना चाहिए. ये इस टाइप के सवाल आपसे आजकल पूछ रहे हैं फ्रेगमेंट जनरेट करने वाले. देन आपको पूछ लिया राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. आपको GAATTC 5' से 3' दिए, इधर से लिखने को बोला. बहुत ही आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो आप GAATTC, ये रहा आपका आंसर. ठीक है, नेम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको रिकॉग्नाइज करेगा. इको आर1 आ गया. स्टिकियंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी हमने यहाँ पे देख लिया. स्टिकियंस का रोल क्या होता है ताकि वो आपस में ज्वाइन कर पाए, ये भी हम देख चुके हैं. आप समझ आया सब कुछ मैंने बताया. तो सारे क्वेश्चन में कवर हो गए. 2025 का 3 नंबर का क्वेश्चन है. देखो आपको ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस दे दिया है, बताया कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको एनालाइज इसको आइडेंटिफाई करेगा. तो GAATTC आ गया अपने पास में दोनों साइड से.
है ना। तो इको R1 राइट द सीक्वेंस आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जब इसको कट कर देता है उसके बाद में क्या सीक्वेंस होगा। अब इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे, आपको ऑलरेडी पता है GNA के बीच में कट लगाता है दोनों पे, तो अब तुम बता देना कि क्या सीक्वेंस वो बताएगा। वाई आर द एंड जनरेट कॉल स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं इनको, क्यों कहते हैं आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स के साथ में, इसलिए इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। अब हमारे पास में एक और सवाल आया है जो CBSE ने सैम्पल पेपर इशू करे हैं, उसके अंदर में से RDNA टेक्नोलॉजी का बेसिस होता है जेनेटिक मटेरियल जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको ऑल्टर करना, प्रेफरेबली जीन ऑफ इंटरेस्ट इन वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है। रीज़न आप बता ही सकते हो कि क्यों कट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करने के लिए। क्या सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को लाइगेट कर सकते हो सकता है दोनों लाइगेट हो जाए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाए, हो सकता है कि जो वेक्टर है उसके साथ लाइगेट ही ना करे, अपने आप खुद पे ही वापस क्लोजअप हो जाए, एंड हो सकता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सर्कुलराइज हो जाए अपने आप ही। तो 3 अपने पास में आउटकम्स पॉसिबल है। अब एक वेक्टर में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, ये आप नेक्स्ट हम रीड करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब आपके पास में ये वाला जो डायग्राम था, इस पर ये वाला सवाल आपको दिया है। वेक्टर DNA को एलियन DNA के साथ में कंबाइन करा, रिकॉम्बिनेंट DNA हमारे पास में आ गया, इसको इकोलाई के अंदर में ट्रांसफर करा, वहाँ पे इसका रेप्लिकेशन हुआ। क्या टर्म आप बोलोगे स्टेप 4 के लिए? तो स्टेप 4 के लिए हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग टर्म यूज़ करते हैं। क्या गिवन टू कॉम्बिनेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूज़ होने चाहिए स्टेप 1 के अंदर में? तो स्टेप 1 के अंदर में आप हमेशा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एंजाइम दिए, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, और आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप कट क्यों करते हो, है ना। यहाँ पे आपका रिटर्न है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्यों कट करा है। अब नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास में आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हमने जो DNA फ्रेगमेंट ले लिया है, अब उसको आपको, क्योंकि DNA इतना लंबा है, उसको आपने कट करा है तो बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आएगी, उसमें आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऑब्टेन करने के लिए आप उसको एगेरोजेल के ऊपर में वेल बना के लोड करते हो। एक टर्मिनल होती है कैथोड, एक टर्मिनल होती है एनोड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर में ये एगेरोजेल से DNA के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट सबसे दूर जाएगा, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट अपने पास में पीछे रह जाता है कैथोड के पास में। DNA को कैथोड पे क्यों लोड करा? क्योंकि हमारा DNA नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो मूव करेगा, जो कि हमारा एनोड हुआ, ठीक है। इस बेसिस पे आप इसको करते हो। अब इसके बाद में आप इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हो, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो DNA का डबल स्ट्रैंड होता है, इसके बीच में जाके इंटरकेलेट हो जाता है। जब UV लाइट से इसको एक्सपोज करते हो तो ये ऑरेंज कलर के बैंड हमें दे देता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि स्टेनिंग एजेंट होता है, इंटरकेलकेटिंग एजेंट होता है। जब UV लाइट से एक्सपोज करोगे तो ऑरेंज कलर के बैंड आपको दे देता है। जब आपको ऑरेंज कलर के बैंड बन गए, इसके बाद में आता है हमारे पास में इल्यूशन स्टेप। जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं इनको हम कट करते हैं गिरोस जेल से और इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूजन। इस पर भी आपके पहले कई बार सवाल आ चुका है। अब हमारा सवाल आता है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वर्क। किस बेसिस पे वर्क करती है? साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द DNA फ्रेगमेंट्स मूव थ्रू द pores of agarose gel. Write any 2 ways the product obtained from this can be utilized. किस वे में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं। फॉरेंसिक साइंस के अंदर में भी ये काम आता है हमारे पास में। आपसे पूछा ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स लीडिंग टू द सेपरेशन टेक्स प्लेस इन द एगरस जेल। अब किस बेसिस पे होता है? स्मॉलर द फ्रेगमेंट फादर इट मूव्स। पहला ऑप्शन ही सही आ गया है हमारे पास में। ये था 2025 का सवाल। 2024 का सवाल पूछा, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बायोटेक्नोलॉजी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बायोटेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंस ये है हमारे पास में कि हमें पता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर पाए। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर में साइज के बेसिस पे ये एगेरोस जेल के अंदर में सेपरेट हो जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड को क्यों यूज़ करते हैं? इंटरकेलकेटिंग एजेंट है, स्टेनिंग फ्लोरेसेंट स्टेनिंग एजेंट होता है हमारे पास में, ठीक है। कौन सी टर्मिनल पे इसको लोड करते हो? तो कैथोड पे DNA को लोड करते हो आप। इसी बेसिस पे आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया 2024 में, ठीक है। सेटअप ए दिया है, सेटअप बी दिया है, सेटअप सी दिया है। आपको पूछा है सेटअप ए एंड सेटअप बी में कौन सा सेटअप के अंदर में DNA फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा। तो आप देखो ये वाला है आपका कैथोड टर्मिनल और ये है आपका एनोड टर्मिनल। जबकि यहाँ पे एनोड है, DNA ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है और वो कैथोड भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस तरफ तो वो कभी मूव ही नहीं करेगा। तो सेटअप बी में DNA सेपरेट नहीं हो पाएगा, सेटअप ए में DNA सेपरेट हो पाएगा। आप बता दोगे क्योंकि DNA को हमेशा कैथोड पे ही लोड करना होता है।
सेटअप सी में आपको 1 और 2 बताया है, आपको पूछा है कौन सा बैंड लॉन्गर साइज़ का होगा, तो हमें पता है जो लॉन्गर साइज़ का होता है वो पीछे रहता है, जो स्मॉलर साइज़ का होता है वो वेल से आगे जाता है, तो वेल के पास वाला लॉन्गर साइज़ का होगा, आप आसानी से इसको बता सकते हो। अब हमारे पास में आता है क्लोनिंग वेक्टर, जो कि हमारे होते हैं व्हीकल्स, जो कि क्या करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। यहाँ पे आपको बोला प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग फैक्टर्स होते हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर पाए बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब यहाँ पे सिर्फ नाम दिया था, बट आपके एग्जाम के अंदर में आपको डायग्राम दे दिया है और आपसे पूछा कि किस चीज़ का डायग्राम है, तो ए तो क्या है, प्लाज्मिड है, बी क्या है, हमारे पास में बैक्टीरियोफेज होता है। इनका इंपॉर्टेंस पूछा तो ये क्या होते हैं, दे आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स, जिनमें एबिलिटी होती है कि बैक्टीरियल सेल से इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट कर पाती हैं हमारे पास में। अब प्लाज्मिड्स का क्या होता है, कॉपी नंबर वेरी करता है, किसी का सिर्फ 1 से 2 कॉपी नंबर होता है पर सेल, किसी का 15 से 100 कॉपी नंबर होता है पर सेल, इनका नंबर इवन हायर भी जा सकता है। अगर हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में लिंक कर देते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। जितना प्लाज्मिड का कॉपी नंबर होगा उतनी ही कॉपीज हमारी एलियन पीस ऑफ डीएनए की बना लेगी। अगर उसकी प्लाज्मिड का कॉपी नंबर एक सेल के अंदर में अगर 100 है तो वो 100 कॉपीज आपके डीएनए के बना देगी। तो जो वेक्टर्स होते हैं इजी लिंकिंग कर देते हैं फॉरेन डीएनए का, एंड सिलेक्शन के अंदर भी हेल्प करते हैं रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट से हमारे पास में। ठीक है, अब इसके और फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल देखेंगे। प्लाज्मिड्स जो होते हैं या क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर में आपके पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जहाँ पे हम किसी भी पीस ऑफ डीएनए को जब लिंक कर दे तो वो अपने आप रेप्लिकेट कर पाए होस्ट सेल के अंदर में। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है हमारे लिंक डीएनए के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर हमें रिकवर करनी है बहुत सारी कॉपीज टारगेट डीएनए की, तो हमें ऐसे वेक्टर के साथ में क्लोन करना है जो कि हाई कॉपी नंबर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेकेंड हमारे पास में आता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर आपके पास में क्या हो गया, एक आईडी कार्ड की तरह हो गया। जिस आईडी कार्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है तो आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ही अंदर आने दोगे। सिमिलरली सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेंट में भी हम फर्दर रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आप अलग कर सकते हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं मेनली एम्पेसिलिन, क्लोरोफेनिकल, टेट्रासिलिन, केनामाइसिन, जिनकी जो साइट्स होती है इनको हम कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। नॉर्मली इकोलाई सेल में कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्ड चीज़ आती है क्लोनिंग साइट्स हमारे पास में। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं ये हर कहीं पे भी कट नहीं कर देते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं वहीं पे ही कट लगाते हैं एंड वहीं पे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती है प्रेजेंट किसी वेक्टर के अंदर में तो बहुत सारी फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएगी एंड ये क्या कर देगा, हमारे जीन क्लोनिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। अब यहाँ पे प्लाज्मिड PBR322 का अगर आप पिक्चर देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये अपने पास में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर है, एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट एंड टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट। इसमें हमारे पास में BAM, H1, SEL1, PVU1, PST1, ये क्या है आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स होती है जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करके कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देते हैं हमारे पास में। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये जो ROP है ये कोड करता है ऐसे प्रोटीन्स को जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के अंदर में हमारे पास में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आपने BAM H1 से कट करा तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, टेट्रासिलिन के अंदर में इंसर्ट हो जाएगा। जब टेट्रासिलिन में इंसर्ट हो जाएगा तो आपका टेट्रासिलिन वाला जीन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। जब ये डिस्टर्ब हो गया तो टेट्रासिलिन के लिए सेंसिटिविटी आ जाएगी हमारी सेल के अंदर में, जबकि एम्पेसिलिन के लिए अभी भी ये कैसा रहेगा, रेसिस्टेंट रहेगा। तो ऐसी सेल को क्या होगा बच्चों, जब आप ऐसी सेल को एम्पेसिलिन के अंदर में ग्रो कराओगे तो एम्पेसिलिन में तो वो सर्वाइव कर जाएगी बट टेट्रासिलिन में उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं और अच्छे से। जब हम क्या करते हैं, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो 3 तरीके की सेल आ सकती है। एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, मतलब जो होस्ट सेल है उसने वेक्टर को लिया ही नहीं है। एक होती है ट्रांसफॉर्मेंट सेल, मतलब होस्ट सेल ने वेक्टर को तो ले लिया बट ऐसा वेक्टर लिया है जिसमें कोई भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक होता है कि होस्ट सेल ने वेक्टर को भी लिया है, उस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल। हमारा एम है रिकॉम्बिनेंट सेल को ऑब्टेन करने का, तो इसके लिए हमारे पास में आता है रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो ये डिस्टर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया,
इनएक्टिवेट हो गया है हमारा जीन। अब वो एम्पेसिलिन के लिए क्या था, रेसिस्टेंट था, टेट्रासिलिन के लिए सेंसिटिव था। तो सबसे पहले हमने एम्पेसिलिन प्लेट पे उसको ग्रो कराया। एम्पेसिलिन प्लेट पे हमने ग्रो कराया तो हमारे पास सारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में आपके पास में क्या है, कोई भी रेसिस्टेंट नहीं होता है। तो आपकी ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल थी जिसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, ये तो सारी की सारी मर जाएगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेगी। अब इस ट्रांसफॉर्मेंट में भी हमें देखना है कि ऐसी कौन सी सेल है जिनमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो आपने इसको टेट्रासिलिन प्लेट पे ग्रो कराया। टेट्रासिलिन प्लेट पे आपको ऑलरेडी पता है जो रिकॉम्बिनेंट सेल होगी, क्योंकि वो टेट्रासिलिन के लिए सेंसिटिव है, तो वो सारी की सारी मर जाएगी। अब आपने देखा कि ये वाली सेल यहाँ पे एब्सेंट है, तो हमने कहा ये वाली सेल कौन सी है हमारी, ये हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी हमारे यहाँ पर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रेप्लिका प्लेटिंग की मदद से आप अपनी जो कॉलोनीज हैं इनको सेपरेट कर सकते हो। अब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। सिंगल स्टेप प्रोसीजर के लिए हमारे पास में आता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग काम करता है सेम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे, बट यहाँ पे हम एक एंजाइम को देखते हैं। तो जब अब लैग्जेड जीन है, लैग्जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। जब इस लैग्जेड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा तो ये जो सबस्ट्रेट, व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट को बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्लू प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट करता था, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा तो हमें व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी। तो व्हाइट कलर की कॉलोनी कैसी होगी, हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी। अगर ये फंक्शनल होता तो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलती, मतलब नॉर्मल कॉलोनीज कौन सी हमारे पास में ब्लू कलर की कॉलोनीज है। तो आप एक सिंगल प्लेट में आप पता कर सकते हो कि ब्लू कलर की कॉलोनीज नॉन रिकॉम्बिनेंट है हमारे पास में, एंड व्हाइट कलर की कॉलोनीज आपके पास में रिकॉम्बिनेंट होती है। तो ये हमारे पास में आता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जिसपे भी आपका सवाल आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, जो कुछ मैंने आपको डायग्राम वगैरह की मदद से समझा दिया है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या सवाल इनमें अभी तक हमारे पास में आए हैं। ये वाला सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सवाल क्या है आपके पास में, देखो, Why is plasmid considered to be important tool in recombinant DNA टेक्नोलॉजी। आप ऑलरेडी देख चुके हैं प्लाज्मिड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होस्ट की मशीनरी से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है। प्लाज्मिड कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, या फिर हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं जैसे PBr322 प्रिपेयर करा है। ओरिका सेलेक्टेबल मार्कर का रोल आप बता सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RDNA टेक्नोलॉजी बिना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रोसीड क्यों नहीं करेगी, कैसे करेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही तो उनको कट करते हैं। जब तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको कट नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही नहीं है, तो आप कैसे कट करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाओगे। तो आपको बता देना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है। ये वाला जो सवाल था बेटा आपके पास में, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अ फॉरेन DNA फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये वाला तो आएगा कॉम्पिटेंट वाला, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर द साइट्स एंड प्लाज्मिड्स वेयर एम्पेसिलिन टेट्रासिलिन रेसिस्टेंस जीन आर इंसर्टेड। क्या हम साइट्स को कहते हैं जहाँ पे एम्पेसिलिन टेट्रासिलिन जीन्स को हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइट्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, आपकी सेलेक्टेबल मार्कर साइट से हो गई ना बेटा, ये वाली जो साइट है सेलेक्टेबल मार्कर साइट से जहाँ पे एम्पेसिलिन टेट्रासिलिन जीन्स आपका प्रेजेंट होता है। स्टेट देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के काम में आते हैं। नेम टू एंजाइम्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कोई भी दो एंजाइम बता दो आप, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बता दो, DNA लाइगेज बता दो आप। स्टेट द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प करता है सेलेक्ट करने में रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी से। इसको थोड़ा आप और बता सकते हो। ठीक है, कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर होता है हमारे पास में तो हमें कौन सी कलर की कॉलोनीज मिलती हैं, यू विल गेट ब्लू कलर कॉलोनीज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एब्सेंस गिव अस व्हाइट कलर कॉलोनीज विच रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट वंस। Then our next question is the cloning site present in tetracycline resistance gene। tetracycline resistance gene में कौन सी cloning site present है, इसके लिए आपको PBr322 वाला डायग्राम जो है ये आपको पता होना चाहिए। सेल 1 यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास में, तो सेल 1 आ गया है। अब प्लाज्मिड्स विथ अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेफर्ड, क्यों प्रेफर करते हैं आपको पता है क्या, कि हमारा जो क्लोनिंग का प्रोसीजर है वो क्या हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए। TI प्लाज्मिड जो है ये हम आगे पढ़ेंगे आपका, ये CBSE सैम्पल पेपर के अंदर में सवाल था आपका। और क्या सवाल आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर, एकदम सही है। रीजन बोलता है सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी एकदम सही है ना। दोनों ही आपके सही, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास में आता है आपका ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड होता है टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। आप बता दोगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है, व्हेन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड, तो क्या होता है, हमारा जो आपका जीन होता है
वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे वो एंजाइम सिंथेसिस वाला ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है, इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आप ब्लू वाइट स्क्रीनिंग वाला भी बता सकते हो, या फिर आप एम्पिसिलिन टेट्रासिलिन वाला एग्जाम्पल भी बता सकते हो। ये एक और आपको एग्जाम क्वेश्चन दिया था 2024 के अंदर में, आपको 1 दिया है जीन फॉर टेट्रासिलिन एम्पिसिलिन है। टेट्रासिलिन वाले में आपने आपका रिकॉम्बिनेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर दिया है, तो टेट्रासिलिन वाला डिस्टर्ब हो गया है। 5 कॉलोनीज थी हमारी, इनको जब आपने टेट्रासिलिन पे ग्रो करा तो 4th वाली कॉलोनी गायब हो गई, तो ऑब्वियसली 4th वाली कॉलोनी कौन सी है, हमारी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। यही आपसे पूछा कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट है, जस्टिफाई करने को बोला है, क्योंकि आपकी जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है वो टेट्रासिलिन के लिए सेंसिटिव है, तो इट विल नॉट ग्रो ऑन टेट्रासिलिन प्लेट, and since colony 4 is absent from this plate n, so it is recombinant colony। क्या साइट्स होती है प्लाज्मा में जहाँ एम्पिसिलिन टेट्रासिलिन रेसिस्टेंस जीन इंसर्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। इनका रोल क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। कोई 2 एंजाइम बताओ जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। डीएनए लाइगेज बता सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बता सकते हो आपके पास में। स्टेट द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये वाला भी सवाल। एक है सीबीएसई का सीबीक्यू आपके पास में, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या सवाल होगा इसका हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जो कि पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट का, इसके अंदर जो आप इनका जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। जो नॉर्मली ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस अपने टी डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर में, ट्यूमर कॉज करता है। तो हमने इसके ही टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया है, डिसआर्म करके हम उसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम में ले रहे हैं, ताकि हम हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्लांट के अंदर में डिलीवर करा सकें। इसको आप तब समझोगे जब हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक किस तरीके से होती है। अब हमारे पास में आता है और रेट्रोवायरस बच गया हमारे पास में। रेट्रोवायरसेस भी जो होता है एनिमल्स के केस में हम काम में लेते हैं। ये रेट्रोवायरस को हमने डिसआर्म कर दिया है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल्स के अंदर में इंट्रोड्यूस करने के काम में लेते हैं हम। अब कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या होता है, हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं ताकि वो डीएनए को आसानी से ले ले। अब डीएनए आसानी से क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन तो आसानी से जाता है क्योंकि वो है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जबकि डीएनए होता है पोलर मॉलिक्यूल। डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड। आप इस पोलर मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, कैल्शियम से ट्रीट कराते हो। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये डीएनए से आपका अटैच हो जाएगा, डीएनए को नॉन पोलर कर देता है, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद में आप इसको आइस पे रखते हो, आइस पे रखोगे तो डीएनए क्या होगा, सेल की सरफेस से अटैच हो जाता है। इसके बाद में हम इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस का। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट से क्या होता है, इसकी सडनली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन फ्लूइड हो जाती है, पोरस हो जाती है। मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो डीएनए आसानी से अंदर चले जाएगा। वापस आप इसको आइस ट्रीटमेंट देते हो ताकि मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाए, हमारा डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर रह जाए। अल्टीमेटली हमारे पास में कॉम्पिटेंट सेल्स हो गई हैं जो डीएनए को आसानी से अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। अब हमारे पास में वेक्टरलेस मेथड के अंदर में अगर आप देखते हो तो वेक्टरलेस मेथड में आता है माइक्रो इंजेक्शन, जहाँ पे आप डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल की न्यूक्लियस के अंदर में इंजेक्ट कर देते हो। एक आता है जीन गन। जीन गन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हम जो गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनको डीएनए से कोट कर देते हैं, हाई वेलोसिटी से उनको सेल्स के ऊपर बम्बार्ड करते हैं। इसको हम बायोलिस्टिक या जीन गन भी कहते हैं हमारे पास में। तो ये दोनों वेक्टरलेस मेथड होते हैं। डिसआर्म पैथोजन जो हमने देखा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एंड रेट्रोवायरसेस, उनको भी हम काम में लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब ये सारा इतना कुछ मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस पर आपके सवाल आए हैं। क्या सवाल पूछे हैं, डिस्क्राइब एंड ब्रीफ एनी 2 टेक्निक्स जिनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के काम में लेते हैं विदाउट वेक्टर। तो आपको माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। ये आपका सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है। डीएनए वेक्टर सेल मेम्ब्रेन से पास क्यों नहीं कर सकता ऑक्सीजन की, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैल्शियम क्लोराइड डीएनए को इजीली अंदर क्यों एंटर करा देता है, ये भी हम देख चुके हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट मेम्ब्रेन को पोरस क्यों बना देता है, ये भी हम देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है अपने पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ सवाल थे जो कॉम्पिटेंसी में से आए, कॉम्पिटेंट होस्ट में से आए हैं। ये 5 मार्क का सवाल 2025 में आया। हाउ इज बैक्टीरियल सेल मेड कॉम्पिटेंट, किस तरीके से कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो आप ये जो चारों स्टेप थे पूरे के पूरे आप बता सकते हो। एम्प्लीफिकेशन के स्टेप्स क्या हैं पीसीआर के, अब हमारे पास में आगे आएगा ना। हमारे पास में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला स्टेप है कि आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए को आइसोलेट करना है। जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए हमें पास में जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल को हमें डाइजेस्ट करना होता है। अगर बैक्टीरिया है तो आप लाइसोजाइम से ट्रीट कराते हो, प्लांट सेल है तो सेलुलोज से ट्रीट कराते हो, फंगस है तो आप काइटिनेज से ट्रीट करा के उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हो। अब सेल वॉल को आपने जब खोला तो उसके बाद में बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत केओस क्रिएट हो जाता है, जबकि आपको तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो आप उसको राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट कराओगे, आरएनए हटा दोगे, प्रोटीएज से ट्रीट कराओगे, सारे प्रोटीन हटा दोगे। अल्टीमेट
अल्टीमेटली चिल्ड इथेनॉल के साथ में ट्रीट करने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका ये डीएनए हमारे पास में थ्रेड की फॉर्म में, स्ट्रैंड्स की फॉर्म में हमारे पास में आ जाता है। अब डीएनए तो इतना लंबा चौड़ा है आपके पास में, तो इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करते हैं, डीएनए को भी और वेक्टर को भी। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है स्पेसिफिकली उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके बाद में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर के साथ में लाइगेट करो आप, उससे पहले हम इसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आपके पास में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरेशन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है 94 डिग्री पे 2 मिनट के लिए, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। अनीलिंग 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकंड के लिए होता है। तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके प्राइमर्स होते हैं, आरएनए प्राइमर्स अनील हो जाते हैं। देखोगे ये 3 प्राइम एंड है तो ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम एंड होगा, याद रखना है, इस पर आपका क्वेश्चन है। अब हमारे पास में होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो यहाँ काम नहीं ले सकते हो क्योंकि अनीलिंग में इतना हाई टेम्परेचर है 72 डिग्री का। तो हम टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जिसको हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। ये पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसलिए हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम को अलॉन्ग विद डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं एंड हमारे पास में एक्सटेंशन प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे अगर 30 साइकिल कराओगे तो आपके पास में 1 बिलियन डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे पास में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास में आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आपसे पूछा 2025 में एक्सप्लेन हाउ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डन यूजिंग पीसीआर, तो आप बता दोगे किस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होता है, ये सारा प्रोसेस आप बता दोगे। क्या 2 एप्लीकेशन है डिजायर्ड एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स की, डिजायर्ड एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स की क्या 2 एप्लीकेशन है आप बता सकते हो। डिजीज के डायग्नोसिस के अंदर में काम में आ सकता है, जैसे कि HIV वगैरह के डायग्नोसिस वगैरह के काम में आता है हमारे पास में। एंड हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में काम ले सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस के लिए यूजफुल है हमारे पास में। आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं PQR, यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या स्टेप P डीनेचरेशन एट लो टेम्परेचर पे, तो गलत है क्योंकि डीनेचरेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है। स्टेप Q डीनेचरेशन है एट हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय अनीलिंग, तो हाँ हम इन दोनों को एक साथ कह सकते हैं। स्टेप R एक्सटेंशन है डीएनए का, ये भी सही है। स्टेप Q इज एक्सटेंशन विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स, नहीं ये गलत है, ये तो अनीलिंग है हमारे पास में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। अब देख लो 2 एंड 3 आपके पास में कहाँ पे आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। 224 में एक और सवाल आया, इनमें से कौन सा करेक्ट अनीलिंग को बताता है, तो आप कैसे देखोगे, ये 5 प्राइम 5 प्राइम है, ये गलत है, ठीक है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, ये ऑप्शन बी सही है। और चेक कर लेते, 3 प्राइम गलत है, 5 प्राइम गलत है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके पास में। नेक्स्ट आता है अपना 2023 वाला सवाल, आपको ये दे दिए हैं, आपसे पूछा है आइडेंटिफाई स्टेप ए एंड डी। ए क्या है अपने पास में, डीनेचरेशन है, डी क्या है अपने पास में, एक्सटेंशन है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बी क्या है अपने पास में आरएनए प्राइमर्स होते हैं। व्हाट इज सी, सी क्या है हमारे पास में, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड प्लस क्या होगा, टैक पॉलीमरेज है। टैक पॉलीमरेज सी की सोर्स पूछी है तो क्या है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। मेंशन द यूज ऑफ दिस टेक्निक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो हम देखेंगे क्या होता है, बहुत जब तक सिम्टम्स सीवियर नहीं होते तब तक भी डायग्नोसिस के काम में आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बना के एक एक लेबलिंग अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, इतने सारे सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है। एक और है, गिव टू रीजन वाई एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर कैन बी बेटर देन एम्पलीफिकेशन इन वीवो, क्योंकि पीसीआर से जो एम्पलीफिकेशन होगा बहुत जल्दी होगा, फास्टर होगा आपके पास में, एंड आपको कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। एट विच स्टेप डज द डीनेचरेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, डीनेचरेशन सबसे स्टेप 1 पे होता है, सबसे पहले होता है। किस तरीके से होता है आप बता सकते हो, हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको हीट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। क्या रिजल्ट होगा पीसीआर का, अगर स्टेप 2 नहीं होगा, मतलब अनीलिंग नहीं होगा, अनीलिंग नहीं होगा तो एक्सटेंशन में नहीं हो पाएगा। एट व्हाट स्टेप वुड पीसीआर बी इंपॉर्टेंट इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर कब इंपॉर्टेंट होगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, जब हमें एम्पलीफाई करना है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। वुड बी इंपॉर्टेंट जस्ट बिफोर लाइगेशन, लाइगेशन के जस्ट पहले, ताकि हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करें, एम्पलीफाई कर पाए, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना पाए। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय डीएनए पॉलीमरेज कितनी कॉपीज बनाएगा, 1 बिलियन टाइम्स तक कॉपीज बना सकता है। तो ये सब कुछ जो पढ़ाया है, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास में, ठीक है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को किससे ऑब्टेन करा, थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन करा है हमने। क्या एडवांटेज है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी वर्बली सब कुछ बता चुकी हूँ। ज्वाइन करने को बोला है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड स्पेसी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। टैक पॉलीमरेज क्या करता है, एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को, और डीएनए टेम्पलेट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो बहुत आसान सवाल अब आपको लग रहे होंगे ये पढ़ने के बाद में।
अब आपने क्या कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया है, वेक्टर के साथ में कंबाइन कर दिया है। आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में भेजोगे, उसके लिए पहले होस्ट सेल को कॉम्पोनेंट बना दोगे, जो सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन आप क्या करोगे, सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से आप आइसोलेट कर लोगे कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल हमारे पास में है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हमारे पास में होती हैं। अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन भी कर दिया, होस्ट सेल के अंदर भी डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट सेल भी आइडेंटिफाई कर लिया। आपको प्रोडक्ट बनाना है, वो बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको बायोरिएक्टर्स वगैरह लेकर के आने पड़ेंगे, जिनके अंदर में हम इन होस्ट को एक्सप्रेस करा के रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। हेटेरोलोगस होस्ट क्या है, आपने इंसान की शरीर में से इंसुलिन का जीन लिया है, उसको आप बैक्टीरियल सेल के अंदर में एक्सप्रेस करा के आप प्रोटीन बना रहे हो, तो उसको हम हेटेरोलोगस होस्ट कहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास में कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम आता है, जहाँ पे हम मीडिया, जो पुराना यूज्ड अप मीडिया, उसको कंटिन्यूस निकालते रहते हैं, फ्रेश मीडिया ऐड करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम सेल को एक्टिव फेज़ के अंदर में, लॉग फेज़ में या एक्सपोनेंशियल फेज़ के अंदर में मेंटेन कर पाए, ताकि हमारी सेल जितना डिवाइड होगी, हमारा प्रोडक्ट उतनी जल्दी जल्दी मिलता जाएगा, हायर यील्ड हमें मिल पाए। ठीक है, अब हमारे पास में बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर में हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो हम बायोरिएक्टर को काम में लेते हैं। 100 से 1000 लीटर का कल्चर को हम प्रोसेस कर सकते हैं इसके अंदर में। बायोरिएक्टर वो वेसल्स हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्ट के अंदर में कन्वर्ट करते हैं, एंजाइम्स के अंदर में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल को इस्तेमाल करके। अब इनको हम क्यों काम में लेते हैं, इनके अंदर ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, विटामिन, सारी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिटिकल चैलेंज आता है हमारे पास में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास में सफिशिएंट रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, ताकि हम डेंस सेल कल्चर करवा पाएँ। इसलिए हमारे पास में दो तरीके के रिएक्टर आते हैं। सबसे पहला है आपके पास में सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर। स्टर टैंक बायोरिएक्टर में आप देख रहे हो तो एक मोटर है, फोम ब्रेकर है, इम्पीलर है आपके पास में, यहाँ पे कल्चर ब्रोथ है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, एसिड बेस कंट्रोल भी आपके पास में। इधर इस डायग्राम की मदद से मैं बताती हूँ। तो एजिटेटर सिस्टम है, मोटर एंड इम्पीलर है जो कल्चर को मिक्स करती है यूनिफॉर्मली इसके अंदर में। फोम कंट्रोल है जो ब्रेक करता है, मैनेज करता है कि सरफेस पे सारा फोम जमा नहीं हो जाए। स्टेरलाइजेशन एक्सेस है, स्टेम पोर्ट्स हैं, स्टेरलाइज एयर ज़रूरी है ताकि कंटामिनेशन नहीं हो पाए। सैम्पलिंग पोर्ट्स है जहाँ पे हम विड्रॉल कर सकते हैं, हमारा जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको हम टाइम टू टाइम विड्रॉ कर पाएँ। तो ये स्टर टैंक बायोरिएक्टर है। अब ऑक्सीजन जो है एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हम कह सकते हैं, इसलिए हमने स्पार्श टैंक बायोरिएक्टर बताया, स्पार्श स्टर टैंक बायोरिएक्टर, जहाँ पे ऑक्सीजन को स्पार्श किया जाता है नीचे से। तो ड्रामेटिकली बबल्स ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया बढ़ा दिया। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया बढ़ गया तो इससे हाई सेल डेंसिटी सपोर्ट की गई और इसकी वजह से हाई यील्ड आएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ज़्यादा बैक्टीरियल सेल ग्रो करेगी, ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स वगैरह ग्रो करेंगी तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यही हमारे पास में आता है। ठीक है, अब आपको जो प्रोडक्ट मिल गया इसको डायरेक्टली तो हम बाज़ार के अंदर में नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद में हम उसको बायोसिंथेटिकली जब हमने बना दिया उसके बाद उसको सेपरेट करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर वगैरह पे स्टोर भी करना पड़ेगा, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग होगा, लेबलिंग होगा, एंड देन वो मार्केट में बिकने के लिए आता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डायरेक्टली सिर्फ बनने के बाद में मार्केट में नहीं आता, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, देन हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में आता है। चलो आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ स्पार्श्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर। तो सेम कुछ जो स्टर टैंक बायोरिएक्टर में है वही सब कुछ आप यहाँ पे लिख दोगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है। आप बता दोगे कि इसके अंदर में क्या है, स्टिरर होता है, इवनली मिक्सिंग करता है, पीएच एसिड कंट्रोल हमारे पास में, एसिड बेस कंट्रोल के लिए हमारे पास में होता है इसके अंदर में हमारे पास में। और क्या बताओगे आप, स्टेरलाइज स्टीम इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है हमारे पास में, यहाँ पे ऑक्सीजन स्पार्श की जाती है ताकि हाई डेंसिटी सपोर्ट करता है फॉर हायर यील्ड, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे लिख दोगे। सेम है, इसी का मॉडिफिकेशन है, बस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे स्पार्जिंग की जाती है, यही अंतर है अपने पास में। और क्या सवाल है, बायोरिएक्टर असर्शन कहता है बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। एकदम सही है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप अपने पास में, तो असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, और क्या सवाल आता है आपके पास में, ये आपको दे दिया है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज हमारे पास में। इन विच फेज सेल्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली लॉग
लॉग फेज़ में जब वो डिवाइड कर रही हैं, क्योंकि लॉग फेज़ में जब वो ग्रो कर रही होती है वो डिवाइड करेगी तो हमारे पास में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। इन केसेस वेयर कल्चर एंड बायो प्रोसेस यूनिट टीचेस डेथ फेज़, एक स्ट्रैटेजी बताओ कि हम वापस प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें। तो आप रिमूव कर दोगे जो यूज्ड अप मीडिया है ना, आप ऐड करोगे फ्रेश मीडिया, ताकि डेथ फेज से वो वापस किस में आ सके, लॉग फेज में आ सकें। व्हाट डज स्टेराइल कंडीशन मीन्स, स्टेराइल कंडीशन का मीन होता है कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। स्टेट वन रीजन वाई बैक्टीरिया that are producing recombinant molecule are not harmed during process of sterilization। सबसे पहले तो स्टेरिलाइजेशन जब आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हो उसके पहले किया जाता है, प्रोसेस के बीच में नहीं किया जाता है। और मीडिया स्टेरिलाइज किया जाता है। अगर आप लोग आगे जब जाओगे माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब आप देखोगे किस तरीके से हम मीडिया को पहले स्टेरिलाइज करते हैं, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको स्टेरिलाइज करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं होता, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस होता है, इसलिए बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। असर्शन कहता है द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, एकदम सही है। रीजन कहता है स्टर टैंक बायोरिएक्टर यूजुअली है फ्लैट बेस, ये गलत है क्योंकि स्टर टैंक बायोरिएक्टर का सिलेंड्रिकल या होता है या कर्व्ड बेस हमारे पास में होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 2024 का आपका ये सवाल था आपके पास में। तो इस तरीके से आपको इनमें से सवाल उठा के दे देता है। और क्या सवाल है, इंसुलिन इज कॉमनली प्रिपेयर्ड इन बायो प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। एक्सप्लेन 3 स्टेप्स जो कि डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का पार्ट होंगे। तो सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव, स्टोरेज, इनमें से कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछा है बायोरिएक्टर्स। लास्ट सवाल है हमारा, कंटामिनेंट व्हीकल है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन का। आपको इस पैराग्राफ के बेसिस पे ये सब सवाल बताने हैं। द ऑपरेशन गाइडलाइंस दैट मस्ट बी अदर्ड सो एज टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बायोरिएक्टर। कोई भी 4 बताने, तो आपको बताना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमम पीएच हम देते हैं, एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे पास में, ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल हमारे पास में सिस्टम होता है, हम न्यूट्रिएंट कंडीशन जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जो होता है उसको मेंटेन करते हैं, फ्रेश मीडिया ऐड करते हैं, यूज्ड मीडिया रिमूव करते हैं। मेंशन द फेज ऑफ ग्रोथ वी रेफर टू इन दिस स्टेटमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे सेल्स जो होती है डिवाइड करती हैं। इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज इमीडिएट, क्या इमीडिएटली यूज कर लेते हैं? जी नहीं, हम उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, लेबलिंग, ये सब कुछ होता है, देन हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो इसके साथ में हमने ये वाला चैप्टर फिनिश कर लिया है। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये यूज़फुल हो रहे हैं तो लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो। बच्चों, ये एकदम यूनिक तरीके का लेक्चर मैं आपके लिए बना रही हूँ जो डेफिनेटली तुम्हें एग्जाम का डर ख़त्म कर देगा एंड मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगा एंड पूरे आपको मार्क्स फुल में से फुल लेकर आने 70 में से 70 बायोलॉजी में।